नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। योगी आदित्यनाथ 2 कामों के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो पहचान है वो है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, रत्ती भर भी समझौता नहीं करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो माफिया हो, गुंडे हों, बदमाश हों, दंगाई हों, हीनियस क्राइम से जुड़े हुए हों, वहाँ पर उनका बुलडोज़र चल जाता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। दूसरा, उनकी जो अपनी पहचान है, वो गोरखपुर से ही है और कुल मिलाकर के जो उनके बारे में लोग जानते हैं, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, वो हिंदुत्ववादी हैं और गर्व करते हैं अपने हिंदू होने पर। कई बार वो ये बात कह भी चुके हैं और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जिनकी वजह से इस देश में और विदेशों में भी बहुतों को तकलीफ़ें हैं, कई तरह की तकलीफ़ें हैं। यहाँ भी मीडिया का एक हिस्सा है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसको भी आप इसमें रखिए कि उनको बड़ी भारी परेशानी होती है, अक्सर होती है। अभी कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह की गड़बड़ियों से मुक्त करने के लिए उनकी तरफ से जो प्रयास किया गया था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर दिया गया और उसको मार दुनिया भर का हल्ला किया गया। पूरा इकोसिस्टम ही एक तरीके से सक्रिय हो गया था और अब योगी आदित्यनाथ इस सारी कंट्रोवर्सी और बीच में जो केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक प्रकरण, भूपेंद्र चौधरी और तमाम दूसरे, और उसमें फिर दिल्ली भी जो है शामिल कर ली जाती है। कितना सच है, कितना झूठ है, वो अलग बात है। पर नीति आयोग की बैठक और फिर अलग से प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आकर के जो अपना कामकाज शुरू किया, उसके बाद वो सब चर्चाएं तो एक तरीके से पर्दे के पीछे चली गई, उसका तो पटाक्षेप हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार एक बिल लेकर के आ रही है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उस बिल पर आज बात करेंगे। इस बिल की जरूरत क्या महसूस की जा रही है और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी और इसका संदेश और संकेत क्या है। सीधे जुड़ते हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ और चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, कुछ ही दिन पहले की बात है, तौकीर रजा ने कुछ घोषणा की थी, शायद 21 तारीख रखी थी और वहां के प्रशासन से भी उन्होंने डिमांड की थी, अनुमति मांगी थी कि कुछ धर्मांतरण वगैरह करना है, उनको निकाह वगैरह पढ़वाने हैं। और उसके बाद उनके बड़े सुर एकदम बदलते हुए कैमरों पर हमने और लोगों ने देखे। तो एक तो ये करिश्मा कैसे हुआ कि उनके सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि तो हमने तो बस अनुमति मांगी थी और ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कोई तगड़ी झाड़ पड़ गई हो और फिर वो सारा नशा उतर गया उनका कि वो घोषणा करके भी धर्मांतरण करा सकते हैं। दूसरे, जो योगी सरकार लव जिहाद पर एक कड़ा चोट करने के लिए विधेयक लेकर के आ रही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। धर्मांतरण और लव जिहाद ये कितनी बड़ी समस्या बनकर के खड़ी हुई है और इस विधेयक से क्या स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी? जी। सर देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे इतिहास से जो हमारा कॉलोनियल काल है, जो हमारा औपनिवेशिक काल है, जब ये देश अरबों तुर्कों और अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसको हमारे इतिहास से गायब कर दिया गया। हमें पता ही नहीं है कि हमारा देश क्या था आजादी के 1947 के पहले क्या था। और सबसे बड़ा जो धोखा हमारे संग किया गया वो ये है कि 1947 15 अगस्त को जब ये देश आजाद हुआ, उसको कहा गया ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण।
यदि अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सिद्धांत को वैधता प्रदान की, इसको वैलिड माना, तो इसका मतलब जो कांग्रेस दावा करती है कि हमने देश को आजाद कराया और बड़ी वीरता से हम आजादी का लड़ाई लड़ी, हमने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ना खड़क बिना ढाल, ये सब जो गाने बनाए गए, तो इसका मतलब ये जो है देश की आजादी का आंदोलन एकदम झूठा है। यानी आपने ब्रिटिश अंग्रेजों के राज को वैधता प्रदान की, आपने अंग्रेजों के राज को ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं माना, आपने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों का 1857 से 1947 तक जो सीधा राज पूरे भारत में था वो अवैध था, वो कब्जा था, वो ऑक्यूपेशन था। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी आपने एक वैध सरकार से दूसरी वैध पॉलिटिकल एंटिटी को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। पहली बात तो ये है। तो इसका मतलब ये 15 अगस्त को जो हम जो बड़ा गीत गाते हैं नेहरू की कांग्रेस की महानता का, ये कितने खोखले हैं आप इससे समझ लीजिए। और आजादी के बाद के दौर के मतलब ये 1916 से 47 के बीच में पाकिस्तान का गठन का पूरा आंदोलन लखनऊ अलीगढ़ में लड़ा गया। लखनऊ के शिया मुसलमान सबसे आगे थे। राजा महमूदाबाद पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान पहुंच के उनका मोह भंग हो गया, वो लंदन चले गए। उनका पोता आज भी रहता है कैसरबाग में, राजा अपने महमूदाबाद हाउस में। तो मुसलमानों को इस अपराध से मुक्ति को नैतिक अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके नैतिक बोध को मजबूत करने के लिए गंगो जमन तहजीब नाम के फर्जी एक झूठे सिद्धांत को गढ़ा गया कि साहब हम तो सब एक हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और सारे ट्रकों के पीछे उसको लिख दिया गया। जबकि ये हमें बताया ही नहीं गया कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों का कॉमन प्रॉफिट है हजरत अब्राहम। ये ईसाई और इस्लाम ये किसी अन्य धार्मिक संस्कृति को, किसी अन्य धर्म को के अस्तित्व को मानते ही नहीं। हमारे संविधान ने हमको बता दिया कि धर्म और मजहब और रिलीजन एक है, जबकि सनातन धर्म है और इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं हो सकता। क्रिश्चियन होने की शर्त है, आपको गॉड को मानना है, आपको पैगंबर ईसा को मानना है, आपको बाइबल को मानना है। इस्लाम होने की शर्त है, आपको अल्लाह को मानना है, आपको कुरान को मानना है, आपको प्रॉफिट को मानना है। सनातन संस्कृति में ऐसी कोई शर्त नहीं है। और जितने भी प्राचीन धर्म थे क्रिश्चियनिटी के पहले, जो पूरा इजिप्ट था, जो पूरा सीरिया था, जो पूरा यूरोप था, पूरा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका था, वो केवल प्रकृति से ये ब्रह्मांड है, हम पिंडांड हैं। तो हमें तो यही भुला दिया गया कि हमारी संस्कृति क्या है, और ये बताया गया कि हमारी एक मिली जुली संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्ट है। अरे भाई, ये एक इंपीरियल रिलीजन है, ये एक औपनिवेशिक मजहब है जो सऊदी अरब, जो अरब में पैदा हुआ, जो रेगिस्तान की संस्कृति है उससे पैदा हुआ। और उसने हमें क्या दिया सिवाय मंदिरों के ध्वंस के अलावा, हमारे संस्कृति ध्वंस के अलावा हमें क्या मिला? तो हमें जो हमारे बोध से और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था ने जो हमारा पूरा जो सांस्कृतिक बोध था उसको कर दिया है समाप्त। अब 1000 साल की दास्तां, बल्कि एग्जैक्टली पूरे 500 साल लगातार अगर हम ले हुमायूं से बाबर और उसके बाद जो अकबर है, जहांगीर है, जो पूरा मुगल एम्पायर से ले, तो ये जिस तरीके का जो कल्चरल पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन हुआ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हम डीकोलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम अपने काशी, मथुरा, अयोध्या और अन्य प्राचीन मंदिरों को अपना दावा हम अगर जताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ है। हम केवल जो हमारे प्राचीन संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जो हमारे आराध्य देवों के स्थान थे, हम केवल उनको वापस चाहते हैं। इसी को आप या तो हिंदुत्व कह लीजिए, या अगर आप कम्युनिस्ट हैं, या अगर आप राहुल गांधी की पार्टी के हैं, तो आप बोल दीजिए ये तो नफरत की दुकान है, ये सामुदायिकता है और ये फांसीवाद है, आप कह लीजिए। तो समस्या केवल ये है
तो योगी आदित्यनाथ ने आज जो ये जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस, जो कल इंट्रोड्यूस हुआ था और आज ये पास हो गया, ये समस्या केवल यही है। तो अगर आप ये जब समाज का जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो औपनिवेशिक दास्ता को जो हम अपने को जो है हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय के देश में हैप्पी बर्थडे कहकर के मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाते हैं, इतना अपवित्र काम करते हैं। जिस देश में तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा हो, की मान्यता हो, अग्नि की पूजा होती हो, उस अग्नि को हम फूंक मार के हम बुझाते हैं। आज भी गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई वृद्ध महिला, कोई वृद्ध पुरुष कभी भी फूंक मार करके दिए को, दीपक को नहीं बुझाता। आज भी गांव में आप देख लीजिए। लेकिन हम तो अब तो हैप्पी बर्थडे चलता है हमारे यहाँ, तो और मैरिज एनिवर्सरी भी होती है, न जाने कौन कौन सी एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। तो हम जितने डिकोलोनाइज हो गए हैं, तो जो हमारी सांस्कृतिक संवेदना है और जो हमारा संस्कृति का बोध है, जो हमारा शत्रु बोध है, जो हमारे कल्चरल इम्पल्स हैं, वो पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। तो जैसा मैंने आपसे भी बताया था कि जो मुझसे के.आर. बलकानी ने सन 86 में कहा था कि अयोध्या का मंदिर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, वो समाज के किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और जो बाबरी मस्जिद है वो भारत के मुसलमानों ने नहीं बनाई है, वो तुर्क हमलावर बाबर ने बनाई है, जो भारत का निवासी नहीं था। तो हम अगर अपने सांस्कृतिक पितों, जो हमारे प्रतीक हैं, जो स्थल हैं, अगर उनकी हम वापसी चाहते हैं, तो ये नफरत नहीं है, ये केवल है हम अपना है, हम वो रिक्लेम कर रहे हैं कि क्या हुआ है पिछले इस देश में पिछले 100 सालों में, उनको समझ में आ जाएगा। और ये काम, और मैं लोगों को बता दूं, एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसमें जो प्रोफेसर मेनन जेएनयू की, वो कहती है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो आज भी सरकार तो मोदी की है और यूपी में योगी की है, लेकिन सिस्टम उन्हीं का है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर मुस्लिमों ने, बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आफ्टर ऑल वो तो मनुष्य हैं, उनको रिहेबिलिटेट कहाँ करेंगे। लेकिन दिल्ली में मजनू का टीला में जो पाकिस्तान हिंदू जो भाग के आए हैं, बेचारे प्रताड़ित हैं, जहां उनकी बच्चियों का बलात्कार होता था, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। बंगाल में अगर कहीं और हिंसा होती है हल्द्वानी में, तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत चिंता होती है। लेकिन मणिपुर में जो है जो मेची हिंदू के खिलाफ जो क्रिश्चियन कुकी हैं, जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर चर्च के पैसे पर जो हमले कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा कॉलोनियल है। और इससे लड़ना, और ये जो चीज सदियों से चली आ रही है, और जिस किसी को लगता हो कि योगी मोदी इसको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ठीक कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है अमृतकाल। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए, और उन्होंने कहा अगला साल यानी अगस्त 2047 तक ये अमृतकाल है। ये अमृतकाल का मतलब ही यही है कि हमें अपने को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति पानी है, अपने दिमाग में, अपने प्रतीकों में, अपनी स्मृति में, अपने कल्चर में। आज भी और अब जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई बड़ी सत्ता बैठी, उससे हम कुछ मांगने जाते हैं। कुछ डिवाइन से मांगने का संस्कृति भारत की नहीं है। ये संस्कृति तो यहूदियों की है, ईसाइयों की है, मुसलमानों की है। हम तो वो एक दिव्य एनर्जी का, दिव्य ऊर्जा का केंद्र है मंदिर, जहां हम जाते हैं और जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, हम जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है, हम उसकी हीलिंग के लिए और उसके लिए हम वहां जाते हैं। तो हम भी बिल्कुल जो है कहने लगे ऊपर वाला, ये ऊपर वाला का संस्कृत भारत में कोई संस्कृति में नहीं है। ऊपर वाला यहूदियों का होता है और ईसाइयों का होता है और मुसलमानों का होता है, हमारा कोई ऊपर वाला नहीं होता। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जो है, तो ये जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और जो वैचारिक जो प्रदूषण इस देश में है पिछले 500 साल का, अगर किसी को लगता है कि योगी उसको 10 साल में काट लेंगे, अगर मेरी हाइट जो है अगर 6 फुट है,
तो मैं अपने साइज की शर्ट और पैंट पहनूंगा। मैं 4 फीट या 5 फीट वाले आदमी की पैंट शर्ट नहीं पहन सकता। तो भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये अपने ही जो हमारे जो प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी स्टेट क्राफ्ट है, जो हमारी राज्य की सत्ता की चलाने के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो चाणक्य ने बनाए हैं और जो वेदों में है, हम उसके अनुसार चलेंगे। तो लोगों को लगता है जब हम वेद की बात करते हैं, वेद पुराण ये पूजा करने के मात्र धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। और और हमारी जो हमारी हिस्ट्री वीरेन की देखने की दृष्टि है वो पूरी पूरी यूरो सेंट्रिक है। जो हमको यूरोप ने बताया वही हम हिस्ट्री समझते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ जो है, जो ये जो कानून आज विधानसभा से पास हुआ है, ये केवल प्राचीन सनातन संस्कृति के संरक्षण का एक प्रयास है। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी कार्रवाई है। और मैं फिर बता दूं, ये किसी अन्य रिलीजन या मजहब के खिलाफ नहीं है। हम केवल अपनी पहचान को एसर्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। वीरेन जी, विधानसभा में पहले दिन जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, जिसके विजुअल्स आए हैं, लगभग हर दल के लोग जो हैं विधायक आकर के योगी आदित्यनाथ को सम्मान दे रहे थे, उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे थे, जिनमें राजा भैया शामिल हैं। इसके अलावा जो ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई उसमें भी योगी आदित्यनाथ का जो उद्बोधन रहा और जो बॉडी लैंग्वेज भी रही जिसकी आजकल चर्चा होती है, तो उसको देखते हुए क्या हम ये मान लें कि अभी हाल में जो प्याले में तूफान लाने की कोशिश की गई थी वो सब खत्म, ओवर हो गया वो सब? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा संदर्भ में देखना होगा। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की संख्या 2 थी लोकसभा में, लेकिन अगले 30 साल में ये संख्या 2014 में बढ़ के 282 हो गई। उसके बाद ये बढ़ के 303 या 305 हो गई और अगले 5 साल में फिर ये घट के 240 पे आ गई। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक नेशनल पार्टी के रूप में रिप्लेस किया है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है आजाद भारत के इतिहास में। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें तब हमें बात ये समझ में आएगी। आखिरकार 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़े आत्मविश्वास के साथ और सहज भाव से जीत लिया। क्या कारण थे कि 2024 में झटका लगा उसको, हमें इस रूप में देखना है। अब अगर नरेंद्र मोदी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में चल रहा था और नरेंद्र मोदी हर जगह चुनाव जीत रहे थे, हालांकि चुनाव वो हारे भी हैं, कर्नाटक में हारे हैं, दिल्ली में 2 बार चुनाव हारे हैं, अभी झारखंड में हारे हैं, हरियाणा में बड़ी मुश्किल में सरकार बनाई है, तो उनको सेटबैक भी लगे हैं। तो ये जो झटका लगा है यूपी में, तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। अब सवाल ये उठेगा बीजेपी में कि कैसे नरेंद्र मोदी को कैसे फायरवॉल किया जाए, नरेंद्र मोदी के अराउंड कैसे सुरक्षात्मक एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जाए, एक वॉल खड़ी करी जाए कि यूपी में हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये सारा जो आप देख रहे हैं, जो ये परपंच वितंडावाद जो चल रहा है, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से 7 जून से योगी आदित्यनाथ ने मंडली बैठक शुरू कर दी। लगभग 20 दिन में उन्होंने 18 मंडलों के सारे विधायकों सांसदों के संग बैठक की, उनसे फीडबैक लिया, भाई क्या हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, हम चुनाव क्यों हारे। 14 जुलाई को राजकारणकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी केशव मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार के ऊपर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। फिर 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, 28 जुलाई को फिर दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, बहुत सहज भाव से हुई, सामान्य भाव से हुई। मुख्यमंत्री की अलग से कोई मुलाकात ना अमित शाह से हुई और ना प्रधानमंत्री से हुई। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी ये जो जिसे कहते हैं कि हार से जो धूल उड़ी है, द डस्ट रेज्ड बाय द सेटबैक फेस्ड बाय द बीजेपी, हाउ लॉन्ग दिस इट विल टेक फॉर दिस डस्ट टू सेटल डाउन, केवल ये मामला है। और इमीडिएटली आप देखेंगे इस डस्ट को सेटल होने के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव।
और बीजेपी को ये स्पष्ट तरीके से बताना होगा कि जो बीजेपी को जो झटका लगा है, जो उससे समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का जो वोट उससे विमुख हुआ है, तो बीजेपी की जो बीजेपी को सपा ने पछाड़ा है, तो बीजेपी का रिकवरी प्लान क्या है? क्या बीजेपी के रिकवरी प्लान की जो कमान है वो योगी आदित्यनाथ में होगी के हाथ में होगी, या सेंट्रल कमांड जो है या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहले की तरीके से हर मामले में माइक्रो मैनेजमेंट करेगा? ये देखना होगा। तो अगर विधानसभा के चुनाव अच्छे आते हैं, बीजेपी की अपनी सीटें थी, 2 बीजेपी की हैं और 2 शायद उसकी हैं आरएलडी की। अगर बीजेपी सीटें एक आरएलडी की है और एक निषाद पार्टी की है, 5 हैं बीजेपी ने अलाइंस की, बाकी जो है 5 सपा की हैं। तो अगर बीजेपी को सपा से सीटें जीतने में कामयाब रहती है और अपनी सीटें बचा लेती है, तो निश्चित तौर पर योगी जी का ग्राफ जो है ऊपर जाएगा। और जो है ये जो आजकल कविता का माहौल आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा वो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जब राजनीति के पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक होती है, वो कभी स्टैटिक नहीं होती, वो कभी स्थिर नहीं होती है। तो उस डायनेमिक पॉलिटिक्स में जो तेज रफ्तार से चल रही थी, तो उसमें जो स्पीड ब्रेकर आ गया लोकसभा चुनाव का, तो स्पीड ब्रेकर से जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसको नॉर्मल होने में समय लगता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं कि योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप से अगर कोई छेड़छाड़ की गई 2027 के पहले या 2027 के बाद, चुनाव के बाद अगर उनको हटाने की बात सोची गई, तो निश्चित समझिए कि 2029 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो विवाद आपका है, और अब तक जो स्थितियां हैं, अब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 3-4 दिन को छोड़कर 3-4 दिन बचे हैं। तो अब तक जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे प्रकरण को हैंडल किया है और जो कुछ भी है सब मामला नियंत्रण में है, और ये आम धारणा है कि केशव मौर्य जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिल्ली के इशारे पे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको कह भी दिया है कि ये तो जो है दिल्ली के मोहरे हैं और दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। तो ये सब जो हो रहा है, और जाहिर है समाजवादी पार्टी को अपनी नई ताकत का एहसास हुआ है, तो वो बीजेपी में जो संकट है उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। किसी अपोजिशन पार्टी का यही काम होता है। तो ये जो प्रकरण आप चल रहा है, ये अभी 2-3 महीने चलेगा। और अगर यूपी विधानसभा के उपचुनाव झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली के चुनाव के साथ ही होगा, और अगर उसमें भी बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक रहती है, बीजेपी 3 में 2 या 3 स्टेट अगर जीतने में सफल रहती है, तो एकाएक जो आप देखेंगे कि जो 4 जून को जो झटका लगा है, और बीजेपी के परसेप्शन के बारे में जो परसेप्शन चेंज में थोड़ा सा जो गिरावट आप देख रहे हैं, थिंग्स विल इम्प्रूव। तो मेरा मानना है कि आप चंडू खाने की छोड़ दें, जो सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया जो कह रहा है यूपी में ये होने वाला वो होने वाला है, वो केवल उनको नेगेटिव बातें दिखने वाली है। तो मेरा जो अपना आकलन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आराम से चलेगी, सहज भाव से चलेगी, और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये लीडरशिप की चेंज की बात करना ही अस्थिरता के बीज बोने का, ये नैरेटिव ही बनाने का, ये जो बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव बनाने का अगर आपको काम करना है, तो आप ये कहना शुरू कर दो कि बीजेपी में लीडरशिप में परिवर्तन होने जा रहा है। ये सब जो कहानी चल रही है, ये इसी स्ट्रेटजी के तहत चल रही है कि बीजेपी के बारे में परसेप्शन और नैरेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाए। वीरेंद्र जी, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, 2 घटनाएं घटी हैं। एक तो नेम प्लेट वाली कांवड़ यात्रा में, और दूसरी अब ये धर्मांतरण और लव जिहाद पर शिकंजा कसने की। क्या योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडा तय कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ एजेंडा तय नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं जो पिछले 100 साल से आरएसएस के एजेंडा में है, केवल अपनी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को असर्ट करना, उसको निखारना। योगी आदित्यनाथ कौन सी नई बात कर रहे हैं? 1950 के दशक में मध्य प्रदेश में नियोगी आयोग बना था। नियोगी कमीशन ने कहा था कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण करवा रही हैं, मतांतरण करवा रही हैं। 50 के दशक में मध्य प्रदेश में
कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना था। यूपी से पहले कानून अरुणाचल में बन चुका है, आसाम में भी बन चुका है और भी कई राज्यों में है। तो योगी आदित्यनाथ तो वही, और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है, ये नफरत की दुकान नहीं है, ये केवल भारत की लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, दुनिया में भारत ही एक मां सनातन संस्कृति का देश है, जहां हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है, आज भी बची हुई है। पूरा जो है आपका रोम नष्ट हो गया, ग्रीक नष्ट हो गया, इजिप्ट नष्ट हो गया, मैक्सिको की सभ्यता नष्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पूरा साफ हो गया, यूरोप नष्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका नष्ट हो गया, साउथ अमेरिका नष्ट हो गया, केवल हम बचे हैं। तो ये कुछ जो काम योगी जी कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है या आरएसएस के जो एजेंडा में जो वो काम कर रहा है, ये सब केवल इसी संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाए रखने का ही एक प्रयास है और कुछ नहीं है। और चूंकि वो सरकार में है, वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो उनके विरोधी हैं वो जनता के बीच में यही बताएंगे कि ये देखो ये अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये देखो टमाटर और प्याज आलू के भाव तो कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुमको जो है धर्म की अफीम पिला रहे हैं। बस तो ये केवल चाहते हैं कि लोग टमाटर आलू प्याज से आगे ना बढ़े। अरे भाई, अगर हमारे यहाँ पे अगर दिमाग नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, आंखें नहीं होगी, कान नहीं होगा, हमारा ये शरीर हार्डवेयर है और हमारे शरीर में जो आत्मा है या जो ब्रेन है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारा ब्रेन जो है वो हार्ड डिस्क है। तो इस हार्ड डिस्क में जो स्पैम फाइल आ गई है, जो वायरस आ गया है, योगी जी केवल उसी को तो साफ कर रहे हैं। यही काम तो आरएसएस 100 साल से कर रहा है, और क्या कर रहा है नया काम। तो ये इस रूप में देखना चाहिए, और ये लोगों को मालूम होना चाहिए, आज से 150 साल पहले भारत में जातिवाद, जाति आधारित शोषण, जाति आधारित हिंसा नाम की चीज नहीं थी। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से भारत में 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। मैकाले का स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए। और उस गुरुकुल में सभी जातियों के छात्र पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी। दुनिया में भारत अकेली सभ्यता थी जहां स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार था, आज से 1000 साल पहले भी। और अभी 17वीं सेंचुरी तक ब्रिटेन में, फ्रांस में और महिलाओं को तेल में खौलते हुए तेल में डाल के जलाया जाता था। केवल विच हंटिंग पढ़ लीजिए क्या है। महिलाओं को डायन कहने की परंपरा हमारी नहीं है, ये परंपरा यूरोप से भारत में आई है। और ब्रिटेन में विच हंटिंग का एक्ट का जो परंपरा थी, वो एक्ट जो था वो 1921 में समाप्त किया गया है। और जरा लोग इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, यूरोप में महिलाओं का संहार, कत्लेआम और बाकायदे पानी में जला के, वो खौलते पानी में डुबो के मारना, खौलते तेल में डुबो के मारना, और इतनी घृणित, इतनी विभत्स घटनाएं हैं कि मैं उसको यहाँ बोल नहीं सकता। ये भारत में कभी नहीं हुआ है ये। और ये सती प्रथा को भी अंग्रेजों की देन है, जिसने इसको यहाँ जो है ये इतना विभत्स बना दिया है। ये जो मनुवाद हमको बताया गया है, ये कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी आज भी है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था विलियम जोन्स। उसने कहा कि हमारा जो है क्रिश्चियनिटी का लॉ ऑफ कैनन्स है, इस्लाम का शरीयत लॉ है, हिंदुओं का कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो सनातन धर्म को क्रिश्चियनिटी के समकक्ष लाने के लिए ये मनुवाद का आविष्कार अंग्रेजों ने किया है, और जिसको अंबेडकर ने नाम दे दिया। तो वो और आज भी किसी से पूछिए भाई ये मनुवाद क्या होता है, तो कोई आपको बता नहीं पाएगा कि ये कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई सिद्धांत है, कोई शास्त्र है, कोई इसके बारे में किताब है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अब तो मनुवाद कह के मुसलमान भी गाली बकते हैं हिंदुओं को कि साहब तुम तो मनुवादी हो। अरे भाई मनु है क्या, ये बताओ तो सही, कौन सी ऐसी बात कही है। तो इतना जहर घोला है अंग्रेजों ने कि और चूंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ है कि हमको 47 के बारे में हमारा अंग्रेजों के अत्याचार का इतिहास गायब कर दिया गया। तुर्कों, मुगलों, अरबों, ईरानियों, अफगानियों ने जो लूटा है वो सब गायब कर दिया गया। काबुल में भारत से ले जाई गई महिलाओं को नीलाम किया जाता था, और वहां पे नारा लगता था, दुख सराने हिंदुस्तान 2 दीनार। दुख सराने माने महिला,
भारत की एक महिला दो दिनार की थी, और वो टावर वहां आज भी है काबुल में। थोड़ा लोग सर्च करें, मिल जाएगा। तो ये सब बहुत चीजें बहुत भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल लोगों को ये सब चूंकि जानकारी है नहीं, तो वो सही है। टमाटर आलू प्याज के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आप जुड़े थैंक और थैंक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की आपने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।